2024 में किसकी बनेगी सरकार? एक बार फिर मोदी होंगे सत्ता पर काबिज, विपक्ष की सारी कोशिश हो जाएंगी बेकार, या फिर भाजपा का बंटाधार होगा। मोदी का सुपड़ा साफ होगा, मोदी भक्तों की लगेगी बाट। ये सारे कयास, आंकड़े और अनुमानों का दौर चल रहा है। चुनाव में मात्र 5 महीने से भी कम का समय बचा है। एक पक्ष यानी सत्ता पक्ष, मोदी समर्थन वाले भक्त और कुछ खिसियाए हुए विपक्षी समर्थक बिना किसी खाता और बही, जो वो कहें वही सही के आधार पर आएंगे तो मोदी ही वाली कहावत को कहते हुए नजर आएंगे। यानी आप जब बात करेंगे कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी, तो सीधा और सटीक जवाब होगा कि आएंगे तो मोदी ही। कुछ लोग यानी विपक्ष का मानना है कि अब की बार मोदी सरकार तो नहीं बनेगी, भले ही भाजपा की सरकार बन जाए। एक बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि भले ही भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर भरोसा करेंगे कि अब की बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे, इस बात के पीछे तथ्य है, आंकड़े हैं और आधार है, तर्क है, और आज हम आपको वही आंकड़े और आधार बताने वाले हैं। आज के बाद शायद आप भी यही कहने लगेंगे कि अब की बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। वैसे तो भारत में 543 लोकसभा की सीटें 28 राज्य और 8 संघ राज्यों से आती हैं। सरकार बनाने के लिए जो जरूरी बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का होना चाहिए। भले ही वो कई दल मिलकर भी बना सकते हैं, यानी अलग अलग दलों के जीते हुए सांसद अगर 272 के आंकड़े में एक साथ जुट जाते हैं तो सरकार बना सकते हैं और प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी की 272 सीटें हों। इसलिए अब की बार भाजपा का एनडीए गठबंधन तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना हुआ है। यानी अगर बात सत्ता पक्ष की करें तो एनडीए गठबंधन है और विपक्ष में इंडिया का गठबंधन बनाया गया, जिसमें छोटे बड़े अनेकों दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जिसके पास 272 का जरूरी बहुमत होगा वही सरकार बना लेगा। अगर 2019 में भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास कुल 303 लोकसभा सांसदों का बहुमत है, जिसके आधार पर मोदी सरकार में प्रधानमंत्री हैं। अगर बात कुल दलों यानी एनडीए की करें तो कुल सीटें 353 थी सबकी मिला के। अगर कुल वोटों के प्रतिशत को समझे, 1989 के बाद 1989 के बाद सबसे ज्यादा भाजपा को वोट शेयर मिला, यानी 37.36% का वोट शेयर भाजपा को 1989 के बाद पहली बार मिला। एनडीए को प्रतिशत मिला 45%, यानी जो सारे दल मिलकर के जो सरकार बनाई उनके अगर वोट शेयर को जोड़ा जाए तो करीब 45% है। इस हिसाब से 55% जो वोट शेयर है वो विपक्ष में है। बावजूद इसके विपक्ष सत्ता से बाहर रहा क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत ले चुकी थी। 45% के मार्जिन के साथ एनडीए ने सरकार बनाई। भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है कि देश के कुल 55% वोटर जिसे नहीं चाहते, यानी जो विपक्ष में हैं, विपक्ष में वोट करते हैं, फिर भी उनके मत के खिलाफ मात्र 45% वाली सरकार बन जाती है। लेकिन देश में पहली बार समूचा विपक्ष यानी 55% वोट शेयर वाला विपक्ष एकजुट हो रहा है। उनका एक मात्र लक्ष्य है मोदी सरकार को रोकना, और यह तभी संभव होगा जब भाजपा को पूर्ण बहुमत में आने से रोका जाए। अगर भाजपा खुद में पूर्ण बहुमत में नहीं आती तो उनके साथ जो गठबंधन है उनके टिके रहने पर भी सवाल खड़े होंगे। तो आइए यही आंकड़ा समझने की बात करते हैं कि अब की बार ऐसा क्यों हो सकता है, और ऐसा होगा भी तो केवल 3 राज्यों से हो जाएगा। केवल 3 राज्य ही मोदी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं, और यह हैरान करने वाला है।
वैसे तो 28 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं जहां से मोदी सरकार के हटने के आसार बन गए हैं। लेकिन अगर हम केवल 3 राज्यों की सीटों के गुणागणित को समझें तो भी अब की बार मोदी सरकार के बनने के रास्ते में रोड़ा है। और वो 3 राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जिनमें कुल सांसदों की संख्या ही करीब करीब 130 है। यानी ये 3 बड़े राज्य हैं जहां बड़ी सीटें मिलती हैं, जिसमें मौजूदा स्थिति में भाजपा के पास अभी 60 सीटें हैं, जिन्हें मिलाकर के भाजपा का कुल बहुमत 303 है और सरकार में आने के लिए जरूरी बहुमत 272 चाहिए था। अब समझिए, सबसे पहले बिहार में जहां कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 17 सीटें तब मिली जब जनता दल यानी जेडीयू के साथ मिलकर के बिहार में भाजपा चुनाव लड़ी थी। बात अगर 2019 की करें तो जनता दल यू के साथ भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ी और तब 17 सीटें जीती। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस और जेडीयू और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को कुल कितनी सीटें मिलेंगी? वोट शेयर के गणित को अगर आप समझें, अगर 2 से 3%, 4% वोट शेयर भी इधर से इधर हो जाता है तो सीटों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं कि वैसे तो अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक ऐसी स्थिति में यही मान रहे हैं कि अब की बार बिहार भाजपा को बाहर कर देगा, यानी एक भी सीट लेना बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। यदि इंडिया के गठबंधन में फूट नहीं पड़ी तो भाजपा को बिहार से 15 सीटों का सीधा नुकसान होने जा रहा है। बात अगर करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर के भाजपा ने चुनाव लड़ा और 48 में से कुल 23 सीटें जीती। यहां भी वही बिहार वाली स्थिति है। अब की बार शिवसेना भाजपा के साथ नहीं है, बल्कि एनसीपी कांग्रेस के साथ है और इंडिया का गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी है। ऐसी स्थिति में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में भी अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सीधा सीधा 15 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से बात पश्चिम बंगाल की कर लीजिए। टीएमसी में भाजपा को सीधी टक्कर दे रही है और पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटों में से, जिसमें भाजपा के पास 18 सीटें थी, यहां भी सीधा 10 से 12 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। इसी प्रकार कुल 3 राज्यों में से 40 सीटें भाजपा की कम हो जाती हैं इन तीनों राज्यों को मिलाकर के, जो बहुमत के आंकड़े से भाजपा को बाहर कर देती है। अब अगर ये मान लिया जाए कि बाकी सभी जगह 2019 वाले नतीजे आएंगे, राजस्थान पूरा भाजपा को मिलेगा, मध्य प्रदेश पूरा भाजपा को मिलेगा, दिल्ली पूरी भाजपा को मिलेगी, उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भाजपा को मिलेंगी जैसे पहले 2019 में मिली थी, तो भी 40 सीटें अगर इन 3 राज्यों से कम हो जाती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि नतीजे क्या होंगे। क्योंकि जो माहौल 19 में था वो माहौल अब दिखाई नहीं देता। विपक्ष की एकजुटता अगर बनी रही, इंडिया गठबंधन में अगर फूट नहीं पड़ी, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं, तो अन्य राज्यों से भी 10% सीटें कम हो जाएंगी। अगर 10% सीटें कम हो जाती हैं तो कुल मिलाकर 70 से 80 सीटें कम भाजपा की होती दिखाई दे रही। 303 के आंकड़े से अगर 80 सीटों की भरपाई होना नामुमकिन लगती है तो यही माना जा रहा है कि 2024 में भाजपा सरकार और सत्ता में नहीं आ पाएगी। यानी भाजपा के केवल 200 के आसपास का आंकड़ा छूने के आसार हैं। 2019 के एनडीए गठबंधन से निकले दलों का आंकड़ा भी भाजपा यानी मोदी सरकार का खेल खराब कर सकता है। अगर आप 353 के आंकड़े को भी समझे, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते थे वो आज एनडीए गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए,
सीधा सीधा 35-36 सीटें माइनस कर गई वहां से। सरकार के पास एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं और प्रमुखता से विपक्ष उनको उठा रहा है। किसानों की नाराजगी है जो भाजपा को मुश्किल में डाल सकती है। 700 किसानों की मौत और उसके बाद जो अब सीडी कांड हो रहा है, जो कृषि मंत्री के बेटे को लेकर के जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, विपक्ष ऐसे मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देगा। और ऐसी स्थिति में ये कहना कि आएगा तो मोदी ही, केवल अत्युक्ति ही नजर आती है। भाजपा हाईकमान राम मंदिर को हिंदुत्व का मुद्दा बनाने का पुरजोर कोशिश कर रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियां कर ली गई हैं और इसी के सहारे, धार्मिक यात्राओं के सहारे, मंदिर निर्माण के सहारे इसे हवा देने की कोशिश भी होगी। खूब सारी यात्राएं निकलने का ही योग है। अब देखना यह होगा कि जनता कितना एकजुट होकर के भाजपा के समर्थन में वोट करेगी। वैसे कहा नहीं जा सकता, समय अभी 5 महीने का बाकी है। कोई भी मुद्दा, कोई भी एजेंडा, कोई भी ऐसा हथकंडा अपनाया जा सकता है जिससे देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। और यह स्थिति तो तब है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे 2019 की तरह एक तरफा भाजपा को मिल जाए, क्योंकि 2019 से ज़्यादा सीटें तो मिलने से रहीं, जो 2019 में मिली थी कमी ही दिखेगी। तो भी स्थिति यह है कि मोदी को सत्ता में आने के रास्ते में रोड़ा है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में मोदी की वापसी होगी। भाजपा की अपना अंतर्कलह भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ साथ जो एनडीए का हिस्सा थे गठबंधन दल, वो भी पलायन करके पाला बदल के इंडिया का हिस्सा बन गए हैं। तो मोदी को सत्ता में वापसी करना उतना आसान दिखाई देता नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि हम भावनात्मक तौर पर या हम कुंठित मानसिकता से ग्रस्त होकर के ये कह सकते हैं, अरे आएगा तो मोदी ही, अरे आएगी तो भाजपा की ही सरकार, क्योंकि आप देख लेना वो बना लेंगे, बहुत सारे हथकंडे अपना लेंगे, कोई नया मुद्दा उठा लेंगे। इसके आधार पर सरकार और सत्ता नहीं आती। समय बहुत कम है और अब धीरे धीरे राजनीतिक विश्लेषक इस स्थिति को स्पष्ट कर भी रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में क्या मोदी सरकार आएगी।